नमस्कार आदाब, मैं वसीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो अपनी परिचय की मोहताज नहीं है। आसनसोल ने बोल के पूरा शिल्पांचल उनको जानता है और वो एक काफ़ी पुरानी समाज सेवी भी हैं और काफ़ी सालों से वो बीजेपी पार्टी करती थी। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों पहले उन्होंने टीएमसी का झंडा धर लिया, टीएमसी ज्वाइनिंग की है। आज उनसे इसी राजनीतिक पर हम कुछ उनसे बात करेंगे। उनका नाम है सुधा देवी जी। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका वेलकम है। धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, जैसा कि पूरा शिल्पांचल जानता है, आप बीजेपी की एक सैनिक थी और लड़ाकू नेत्री भी आपको माना जाता है भारतीय जनता पार्टी की। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको तृणमूल कांग्रेस का झंडा धरना पड़ गया? अचानक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने सही कहा कि मैंने काफ़ी दिनों से भी, मैं 2013 से भाजपा, जब इस एरिया में भाजपा का कुछ नाम नहीं था, कुछ एक लोग थे, तो झंडा पकड़ के हिम्मत से रोड पे निकलने का काम मैंने ही शुरू किया था। और वाकई में मैंने भाजपा के लिए बहुत किया, संगठन के लिए किया, यहाँ के कार्यकर्ताओं की मुसीबत में उनके साथ खड़ी रही, आंदोलन से लेके जेल जाना, केस खाना, सब कुछ किया। अपने मेहनत की कमाई से पार्टी के लिए प्रोग्राम रखना, अपने कीमती वक्त में से समय निकाल के, बच्चों को समय ना दे करके वो समय मैंने पार्टी को दिया। लेकिन 8 साल पार्टी में काम करने के बाद 2019 लोकसभा इलेक्शन में सब कुछ बहुत बढ़िया था। पूरा संगठन हम लोगों के हाथ में था। आप लोगों को पता है कि उस टाइम लोकसभा इलेक्शन में मैं आसनसोल साउथ विधानसभा की इलेक्शन इंचार्ज थी। मैंने इतना मेहनत किया, पूरा अकेले का तो होता नहीं है, कार्यकर्ता साथ में होते हैं। माने सामने वाला व्यक्ति स्ट्रांग रहे तो कार्यकर्ता के अंदर भी उत्साह होता है। तो हम लोगों ने साउथ विधानसभा से, पूरा साउथ विधानसभा का भाजपा का जितना कर्मी, जितने पदाधिकारी या हम लोगों का चेहरा देख के वहाँ की जनता, सब ने भाजपा को इतना वोट दिया। पूरे बंगाल में एक रिकॉर्ड बना कि सिर्फ आसनसोल लोकसभा में, आसनसोल साउथ विधानसभा से 53,820 वोट से हम लोगों ने बाबुल सुप्रियो को जिताया था, जो यहाँ के सांसद। बाकी तो जो 1.5 लाख वोट वो जीते, बाकी अदर विधानसभा से 53,000 तो हमने अकेले दिया था, साउथ वालों ने। इतना काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं, देखिए, हम लोग राजनीति में आते हैं तो सबको इच्छा होती है कि हम ऊपर बढ़ें, कोई नीचे नहीं जाना चाहता है। मैंने 2013 में पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे इनवाइटी बनाया गया, उसके बाद मुझे सेक्रेटरी बनाया गया जिले में, फिर सेक्रेटरी बनाया गया जिले में। बाकी लोग सेक्रेटरी से वाइस प्रेसिडेंट से जीएस बनते जा रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ एक जगह बैठा के रख दिया गया। कोई भी काम हो, मंत्री जी का हो, संगठन का हो, आरएल पैलेस में कर लेते हैं, सुधा देवी ये देख लेगी। लेकिन सुधा देवी तरक्की कब करेगी? मुझे भी उम्मीद थी कि लोकसभा इलेक्शन में जब साउथ में मैंने इतना अच्छा लीड दिया मंत्री को, तो मुझे जरूर टिकट देंगे। लेकिन हिंदी भाषाभाषी होना मेरे लिए अभिश्राप बन गया भाजपा में। मैं हिंदी भाषाभाषी हूँ, मुझे भी बंगाली वोट नहीं मिलेगा। मैं एक लोकल नेत्री हूँ, टीएमसी ने सेलिब्रिटी उतारा है। इस तरह के बहुत सारे तर्क देके हमारे मंत्री जी ने किसी एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया जिसको कोई पहचानता ही नहीं था, वो अचानक आके भूमि कन्या बन गई। जो बीजेपी का तो कहना है कि हिंदी भाषा भाषी पर ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं भारतीय जनता पार्टी। वो जीता जागता सबूत तो आपको सुधा देवी दिख ही रही है। तो अचानक से मैंने कहाँ पर ऐसा कुछ हुआ? उसके बाद नहीं, उसके बाद जस्ट टिकट इसी यही जगह है
लिस्ट निकला, मेरा नाम नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत किया था, दिल्ली भी बहुत दौड़ी थी मैं, और बस उसी दिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ। आप लोग ने गौर किया होगा, विधानसभा इलेक्शन में मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं थी। मैं संगठन के लिए जो बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे थे, सांगठनिक काम कर रही थी। किसी विधानसभा का मुझे ना तो दायित्व दिया गया, और स्पेशली मैंने छांटा गया कि इनको दबा दो। दबाने के लिए मोटा पैसा का लेन देन भी हुआ, कहानी बहुत लंबी है। जगह है, लिस्ट निकला, मेरा नाम नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत किया था, दिल्ली भी बहुत दौड़ी थी मैं, और बस उसी दिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ। आप लोग ने गौर किया होगा, विधानसभा इलेक्शन में मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं थी। मैं संगठन के लिए जो बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे थे, सांगठनिक काम कर रही थी। किसी विधानसभा का मुझे ना तो दायित्व दिया गया, और स्पेशली मैंने छांटा गया कि इनको दबा दो। दबाने के लिए मोटा पैसा का लेन देन भी हुआ, कहानी बहुत लंबी है, जाना नहीं चाहती मैं, उसमें सोच के ही खराब लगता है। और मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि अभी नहीं, लोग बोलेंगे, बहुत तरह की बात उठेगी, लेकिन धीरे धीरे मैं भाजपा छोड़ दूंगी। और उस वक्त से ही मेरी एक्टिविटी बहुत कम हो गई। किसी भी धीरे धीरे ये लोग भी मुझे साइड करते गए। कोई मीटिंग हो, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, ना तो मुझे जानकारी मिलती थी। आपके दिल का दर्द हम लोग कभी कभी, और चूंकि सभी सोशल मीडिया पर भी जो है होंगे। देखते थे। हाँ। कि आप जब लिखती थी बीजेपी के बारे में, बीजेपी के की अपनी माने दुख को जाहिर करती थी आप लोगों के बीच में, तो ये लोग दरअसल मुझसे किनारा कर लिए। तो मुझे भी लगा कि जब ये लोग मुझसे किनारा कर रहे हैं, तो मेरी माँ एक बात कहती थी कि जहाँ मैंने जो हजम ना हो उसे खाना नहीं, और जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ जाना नहीं। और हम लोग सड़क छाप तो है नहीं, कोई भी पार्टी का झंडा हमारी पहचान नहीं है, हमारी अपनी एक पहचान है। तो इसीलिए जब ऐसा लगने लगा कि मतलब छांट के एक कोना में बैठा दिए, कोई पूछ भी नहीं रहा, तो मैंने 1.5-2 महीना पहले मीडिया के सामने ही भाजपा छोड़ने का घोषणा कर दिया। तो इस विषय में जो है आपने अपने जिला नेतृत्व में या सीनियर नेताओं को जो है जानकारी नहीं दी कि आप माने आप इतनी पुरानी जो है पार्टी की कार्यकर्ता हैं, एक सैनिक हैं बीजेपी की, और इस तरह घटने के बाद भी जो है पार्टी का व्यवहार आपके साथ इस तरह का हुआ, तो आपने जानकारी उनको नहीं? सीनियर कौन है, कौन था, बताइए। जो आपके जैसे राज्य स्टेट लेवल के जो नेता हैं, स्टेट लेवल के नेता जिनको दायित्व बीजेपी ने यहाँ का दिया पश्चिम बंगाल का। आप एक बात बताइए, यदि दुर्गापुर को मैं छोड़ दूं तो 7 विधानसभा है। आप देखिए कि 5 विधानसभा में ऐसे लोगों को टिकट मिला जो आज वो टीएमसी से आए थे। बीजेपी वालों को तो टिकट भी नहीं मिला। अब मैं जितेंद्र तिवारी जैसे लोग को अपना सीनियर कैसे मान लो? 8 साल पुरानी मैं हूँ, 6 महीने पुराने वो हुए। तो इसी विषय में तो आपने इस तरह से मैं किसको जानकारी दूं? ना प्रेसिडेंट कोई था, एक बरमंदा इधर उधर घूम रहे थे, संगठन में कोई बचा नहीं था। जिनको टिकट मिला वो वैसे नहीं थे जो इस समस्या का समाधान करते। और सबको दिख रहा, जब सबको तो दिख रहा कि सुधा देवी नहीं दिख रही, लोग पूछ भी रहे कि सुधा देवी कहाँ है। दिलीप दा भी पूछे, जब मैंने जिस दिन रिजाइन दिया उस दिन उन्होंने कहा कि इस मैटर को मैं देखूंगा, आसनसोल आऊँगा, उनसे मिलूंगा। उसके बाद में जो हमारे नए बीजेपी के जो नए प्रेसिडेंट हुए थे सुकांत मजूमदार, उन्होंने भी यही बयान दिया कि जाएंगे दीदी से बात करेंगे। हमारे ये विपक्ष दल के नेता है, क्या नाम है इनका, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी सुना तो कहा कि अरे ऐसे कैसे बैठ गई, जाके बात करेंगे। लेकिन 3 महीना 1.5-2 महीना बैठी रही, कोई बात कर मैं मानती हूँ
कि मुझे तकलीफ था। मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बोला नहीं। मैंने बरमंदा को भी बहुत बार बोला कि दादा हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारे पुराने नेता है सरोज मंडल, उसको उनको भी मैंने बहुत बार बोला जी दादा हमें जो दल छेड़े दी वो। और अरिजीत राय को भी मैंने बहुत बार बोला कि मैं हम पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन ये लोग सीरियस लिए ही नहीं, गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, ये लोग मजाक कर रहे थे। जब मैं सीरियसली जब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद भी ये लोग जरूरी नहीं समझे कि एक बार चल के उनसे बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने तो कहीं पैड में या किसी में राइटिंग में लिख के किसी को नहीं दिया, क्योंकि हमारा संगठन ही कुछ नहीं था। अभी तो दिलीप देव कोई प्रेसिडेंट बना है। लेकिन जब मैंने छोड़ दिया, आप बोल रहे कि मैं इतनी पुरानी नेत्री थी, पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन लोगों के लिए शायद मैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। किसी ने जरूरी नहीं समझा कि जाके 5 मिनट सुधा देवी के साथ बैठ के पूछे कि भाई आप इतना नाराज क्यों हैं, अब जो हो गया सो हो गया, या क्यों पार्टी छोड़ दिया आपने इतना साल काम किया। कोई मैंने किसी ने मतलब खबर ही नहीं लिया कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ा। किसी में राइटिंग में लिख के किसी को नहीं दिया, क्योंकि हमारा संगठन ही कुछ नहीं था। अभी तो दिलीप देव कोई प्रेसिडेंट बना है। लेकिन जब मैंने छोड़ दिया, आप बोल रहे कि मैं इतनी पुरानी नेत्री थी, पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन लोगों के लिए शायद मैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। किसी ने जरूरी नहीं समझा कि जाके 5 मिनट सुधा देवी के साथ बैठ के पूछे कि भाई आप इतना नाराज क्यों हैं, अब जो हो गया सो हो गया, या क्यों पार्टी छोड़ दिया आपने इतना साल काम किया। कोई मैंने किसी ने मतलब खबर ही नहीं लिया कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ा। तो इससे और क्या उम्मीद। जैसा कि अभी आपने बताया कि जितेंद्र तिवारी को जो है लाया गया, टीएमसी जब थे उन्होंने टीएमसी बीजेपी ज्वाइन किया, को जो रिलेशन भी पार्टी ने दिया, और पुराने जहां कार्यकर्ता थे उनको जो है एक तरफ साइड कर दिया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया। तो आपको जो है क्या माने तिवारी जी के आने के बाद जो है ज्यादा माने और दुख लगा दिल में? नहीं, तिवारी जी से देखिए, तिवारी जी से मेरा कोई शिकायत ही नहीं है, सच में बोल रहे हैं। वो मेरे लिए, हम आगे भी जितेंद्र भैया थे जब वो मेयर थे, हम लोग होटल लाइन से भी जुड़े हैं, बिजनेस करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम लेके मैं उनके पास गई, उन्होंने उसे सॉल्व भी किया, मुझे सम्मान भी देते थे, मेरे पति से भी परिचित थे। वो मेयर थे या जो भी थे, वो पहले भी मेरे लिए जितेंद्र भैया थे, आज भी वो मेरे लिए जितेंद्र भैया ही हैं। वो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि पहले जितेंद्र भैया थे आज जितेंद्र तिवारी हो गए। भैया थे, आज भी सामने पढ़ते थे, हाथ जोड़ के भैया नमस्ते हम बोलते थे, और अभी भी सामने पढ़ेंगे तो हाथ जोड़ के उनको हम भैया नमस्ते। उनसे मेरी कोई शिकायत ही नहीं है, एकदम नो। मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण कृष्णनंदन मुखर्जी, एक क्रिमिनल आदमी, जग जाहिर है, छुपा किसी से कुछ नहीं है। वो 1 साल पहले आता है, टिकट ले लेता है। अग्निमित्रो पाल कैंडिडेट बन के आई थी ना मेरे विधानसभा में, उन्होंने मुझे एक दिन फोन भी नहीं किया। मैं अभी भी आपको चैलेंज करके बोल रही हूँ कि मेरा उनसे आज तक सामना सामनी तो दूर की बात है, फोन पर भी कभी बात नहीं हुई। क्या मैं इतनी बेकार थी? आप कैंडिडेट बन के आई हैं जनता का सेवा करने, उनका फर्ज बनता था ना कि वक्त भी मैं थी जिला सेक्रेटरी, और हम लोगों ने, मैं या मेरी तरफ बहुत लोग हैं, हम लोगों ने भाजपा सिर्फ इसलिए छोड़ा कि 4 दिन के आए ये कृष्णनंदन मुखर्जी टाइप लोग बॉडीगार्ड भी पा जाते हैं, टिकट भी पा जाते हैं। पता नहीं क्या कारण है, कौन सा मैंने बेलपत्र पे या कौन सा पन्ने पे लिख के इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है, जबकि और भी कैंडिडेट थे। इलेक्शन में सबके जान को खतरा था, जो जीते उन्हें सिक्योरिटी मिला, चलो उनका अधिकार है। लेकिन जब ये लोग हार गए, फिर भी इन लोगों के पास सिक्योरिटी है, और वही सिक्योरिटी को सामने रख के ये लोग थ्रेट करते हैं। बहुत धमकी मिली है मुझे। तो पार्टी क्या माने आप? मैं आज मैं भारतीय जनता पार्टी को
आसनसोल से लेके पूरा सेंट्रल तक आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रही हूँ कि कल आज भारतीय जनता पार्टी कृष्णनंदू को सिक्योरिटी क्यों दिया गया है, उन्हें इतना स्पेशल सम्मान क्यों दिया जाता है, इतना बड़ा घटना हारने के बाद इतना बुरी तरह और सब कुछ जानने के बाद सेंट्रल उनको इतना मैंने इतना अच्छा से एक तो राजकुमार का तरह सजा के रखी है, जगह में दी है, क्यों आज उनसे पार्टी सिक्योरिटी हटा ले, आज उनके कारनामों का जांच करके यदि दोषी मिलते हैं तो उसे पार्टी बैठा दे, हम लोग कल वापस आ जाएंगे बीजेपी में। तो मैंने आपको कृष्णनंदू मुखर्जी जो पार्टी के बीजेपी के नेता हैं, कृष्णनंदू मुखर्जी, अग्निमित्रोपाल, उनसे आपको बस ये दो लोगों से बस इसकी वजह से जो है आपको पार्टी छोड़ना पड़ा लास्ट में। छोड़ना पड़ा नहीं, अब वो पुराना बीजेपी रहा ही नहीं, ये लोग हावी हो गए, ये लोग पार्टी चला रहे हैं। तो अब इतना भी सुधा देवी का बुरा दिन नहीं आया है कि ऐसे लोगों के अंडर में काम करे, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया। अच्छा, अभी जब आप देख रही हैं नगर निगम चुनाव है, जैसा कि 12 फरवरी को घोषणा हुआ है कि चुनाव होगा, डेट पड़ा, तो बीजेपी आप छोड़ दिए टीएमसी जोन की, तो क्या लगता है कि आसनसोल शहर में जो है बीजेपी पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट है आपको हटने के बाद? नहीं, मैं तो डेली जैसे देखा जा रहा है कि डेली टीएमसी देखिए वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी 1.5-2 महीना पहले ही पार्टी छोड़ दिया था, तो उन लोगों से तो नाता मेरा उसी टाइम टूट गया था। तो अभी उनके अंदर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपके हटने के बाद आपके जो समर्थक हैं तो जाहिर सी मेरे बात है सारे समर्थक आ रहे हैं तो आपके समर्थक सब आ रहे हैं, कल ही ज्वाइन किए हैं, जितने आए हैं सब मेरे ही हैं। बीजेपी जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनके प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा? आप देखिए, उस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सुधा देवी एक फिगर थी। नहीं, सुधा देवी एक फिगर थी, लेकिन जो प्रत्याशी है ना, उनका कोई फिगर ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके जाने के बाद बीजेपी को क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ जहाँ से उनके प्रत्याशी जो है खड़े हुए हैं? इफेक्ट क्या पड़ेगा, मैंने ज्यादा सीट 2 से 3 सीट ही निकाल ले वो लोग तो बहुत है। वो आगे से ही था, सुधा देवी टीएमसी में गई थी चाहे नहीं गई थी, वो 2 से 3 सीट ही निकाल ले ये लोग, बीजेपी का बीजेपी का नाक बच जाएगा, नहीं तो जमानत जब्त होने वाला है। तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हमारी जो है बोर्ड इस बार गठन हो रही है, बोर्ड हमारी बन रही है, बनाने दीजिए, हम ये करेंगे, अच्छी बात है, बोर्ड बनाए, भगवान करे बोर्ड बनाए, कैसे बनाएंगे देखते हैं। टीएमसी आपने ज्वाइन किया है तो समर्थक आपके काफी आपके साथ भी हैं, और टीएमसी नेताओं को भी खुशी हुआ कि आप जैसी एक जो गोल्ड फिगर जो नेत्री है, लड़ाकू नेत्री जो थी, आपने टीएमसी ज्वाइन किया। तो पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से आप रणनीति बना रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर आपकी पार्टी विजय करे, जीत हासिल करे? देखिए, ऐसा है कि जब मैं बीजेपी में भी थी तो दिल से लगन से संगठन के लिए काम किया, और उस दिन भी मैंने कहा कि आज मैं टीएमसी का झंडा पकड़ रही हूँ, दीदी के शरण में आ रही हूँ, मुझे जो काम दिया जाएगा मैं दिल से लगन से करूँगी, मेरे अंदर बेईमानी लालच ये सब कुछ नहीं है। और जो कि मैंने चोट खाया है टीएमसी बीजेपी में, बहुत बड़ा आघात खाया है मैं काफ़ी 6 महीना तक बीमार पड़ गई थी टेंशन में, इसलिए कुछ तो तैयारी कर रही हूँ ताकि अब चोट ना खाना पड़े। कॉन्फ्रेंस आप कर रही हैं? हाँ, अभी मैं लगातार अन्य लोग तो खैर बात की बात है, अभी जितने सीनियर नेता हैं मैं सबके घर जा रही हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ। मैं कुल्टी गई, बादलदा ने बुलाया, मैं हीरापुर गई थी, लखनदा से मिली, मैं दासूदा के ऑफिस गई, उनसे आशीर्वाद लिए, उन्होंने विधानदा से बात करके मुझे 12 बनी पचगछिया बेचा, मैं विधानदा के ऑफिस गई। अभी कुछ देर पहले मैंने उज्जवलदा को फ़ोन किया था तो दादा नहीं थे घर पे, और जितने भी कार्यकर्ता जहाँ भी मुझे बुला रहे हैं मैं जा रही हूँ, वो लोग दिल से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब समय आप लोगों के साथ हूँ,
कल मुझे पहली बार एकदम ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही मुझे साउथ विधानसभा का कैंडिडेट के साथ मीटिंग था, उसमें मुझे इनवाइट किया गया। मैं उसमें भी गई। मैं वहाँ दासूदा थे, विधानदा थे, तापोसदा थे, और बहुत सारे नेता थे पार्टी नहीं बस, और कैप्टन दा थे, सारे ये थे जितने कैंडिडेट हैं। मैंने खड़े होकर सबको कहा कि देखिए मैं आसनसोल साउथ में रहती हूँ, मोटा मोटी लगभग आप लोग सब मुझे पहचानते ही हैं। किसी को भी लगे कि मेरे वार्ड में सुधा देवी को प्रचार के लिए बुलाने से मुझे लाभ होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बुलाइएगा, मैं ज़रूर आऊँगी, चाहे कोई मिছিল मीटिंग हो, स्ट्रीट कॉर्नर हो। तो मैंने दासूदा से पूछा भी, जी दादा मेरे लिए काम। बोले अभी आप, वो हंस के पूछे अभी आप क्या कर रहे हैं? हम बोले अभी तो फिलहाल हम घूम घूम के फूल ले रहे हैं। बोले बस लेते रहो, जाते रहो, लेते रहो, लोगों से मिलते रहो, संपर्क बनाते रहो, इलेक्शन के बाद तुमको काम दिया जाएगा। तो जो वो लोग बोले मैं अभी वही कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो आपके सीनियर नेताओं का निर्देश है उसी को मान के आप काम कर रही हूँ। लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलना भी हो रहा, कैंडिडेटों से मिलना भी हो रहा, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान। पहले जो आपको लग रहा था, जैसा कि आपने बताया, आपने अपने दिल के दुख को जाहिर किया बीजेपी में जब थी, तो अब कैसा फील कर रही हैं आप? नहीं, अभी सच में सच बोल तो रहे हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगी। तो मतलब दासूदा, मौलाइदा, फुचुदा ये लोग सब थे, दासूदा तो नहीं थे। मैंने, मेरा ज्वाइनिंग इतना ग्रांड होगा, इतना हाईलाइट। आप लोग रिपोर्टर है, आसनसोल एक मामूली जिला नेत्री भाजपा की होके भी इतना हाईलाइट कोई ज्वाइनिंग नहीं तो हुआ। आपको क्या लगता है आपके आने के बाद टीएमसी में, जो अभी देख रही हैं कि उत्साह है बहुत, डेली जो है बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, उत्साह है बहुत। तो हल्का का क्या आसनसोल पूरा खाली हो जाएगा बीजेपी से? सब मेरी TMC का दामन कोशिश यही है, मेरी कोशिश है कि मैं आसनसोल जिले से बीजेपी को पूरी तरह खत्म कर दूं, पूरी तरह। सिर्फ कृष्णेंदु मुखर्जी रह जाए और अग्निमित्रोपाल रह जाए, बाकी पूरा खाली हो जाए, बाकी सब चला जाए। तो आप जो है अपने प्रत्याशियों जो खड़े हैं कैंडिडेट, तो उनके समर्थन में किस तरह से आप प्रचार कर रही हैं, चुनाव प्रचार? अभी तो निकले ही नहीं किसी के साथ, अभी आप निकली नहीं? अभी मना बोला गया कि अभी आप लोग थोड़ा रेस्ट करिए। कितना करेंगे प्रचार? एक तो वार्ड है, 20 अभी 22 तो दिन है, कितना करेंगे बोलिए? अच्छा, लोगों हाँ, मेरी कैंडिडेट आज मुझसे मिलने आई थी मेरे घर पे, कुछ सजेशन उसने मांगा, मैंने उसे दिया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। आसनसोल शहर है, आसनसोल एक शहर, बिजी शहर जिसको बोला जाता है, तो आसनसोल शहर में चूंकि आप जैसे टीएमसी के नेता बोलते हैं कि टीएमसी के नेता बहुत सारे कार्य भी हुए हैं, काम हुए हैं आसनसोल सिटी में, तो पहला ऐसा क्या आपको लग रहा है काम जो अभी भी है यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या बना हुआ, और उसको आप अपने नेताओं को, माने पार्टी को बोल के अगर आपका वोट बनता है तो उसको समस्या का समाधान करना है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग करती हैं, आप यहाँ रहती हैं। देखिए, फिलहाल तो मैं अभी इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहती हूँ। हाँ, बड़ी ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि वो सलाह देने लगी, ये वो सब कुछ, लेकिन पब्लिक की जो हाँ, पानी का है, जबकि चारों तरफ से नदी से ही घिरा हुआ है। और शहरी एरिया तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ना नाली वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है। और ये एक बीमारी जो चला हुआ है कोरोना, ये गंदगी की वजह से और फैल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बाकायदा ड्रेन ऐसा बनाया जाए गांव क्षेत्रों में भी कि गांव भी साफ सुथरा लगे, और पानी की समस्या दूर की जाए, जिससे काफ़ी माने आम जनता जो है पश्चिम बंगाल की, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, जैसे बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि पानी की समस्या जो है बहुत अभी भी जो है बहुत सारे घर में कनेक्शन नहीं पहुंचा है, और कनेक्शन तो दूर का बात है। देखिए, दरवाजे पे नल
कोई नल में पूरा दिन पानी गिरते रहता है और कोई नल में पानी आता ही नहीं है। इस समस्या के लिए जब आपकी अगर बोर्ड बनता है, टीएमसी का बोर्ड बनता है, गठन होता है, मेयर आपके पार्टी के अगर बनते हैं, इस बात को आप अपने एकदम नेताओं के एकदम बीच में एकदम रखिएगा एकदम। कि ये अरे समस्या मैंने का समाधान। हल किया, मेरे जमीन से जा रहा था, पाइप रोक के रखा था मैंने काम को, लेकिन विधानसभा इलेक्शन के बाद एक दिन अमरदा का फोन आया मेरे पास कि सुधा एक तो कारपोरेशन एसो, तब मैं बीजेपी में ही थी, उसके लिए मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम भी लगे, बहुत सारा प्रश्न भी मुझसे हुआ। हमने की व्यापार तो तुम्हारे संगे चाह खाबो, अब मैं गई तो वो बोले कि वो पाइप जाने दो अपने ज़मीन से। हमने नहीं दादा, मेरा ज़मीन खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी बात हुई, एक पेपर वर्क हुआ, 35 बस्ती का पानी रुका हुआ था, तो मैंने अपने ज़मीन से फिर उस पाइप को जाने दिया, परमिशन दिया आपने। हाँ, तब जाके उस 35 बस्तियों में इसको रोड के तरफ ही, इसको रोड, हाँ, जो मेरा चास खेत है जी, उसके बीचे बीच पाइप किया, तब फिर उधर पानी पहुंचा। अच्छा मैडम, आपको और क्या समस्या लगता है, और वाइटल समस्या माने मेजर समस्या आपको क्या लगता है पानी के बाद आसनसोल में, जो उसको जो है तत्काल समस्या को समाधान किया जाए? क्योंकि आप काफ़ी सालों से, कितने सालों से यहाँ से बिलोंग करती हैं, आपको यहाँ की स्थानीय है, रहती हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात बोलने को आसनसोल शहर हो गया है, लोग बोलते हैं कि बंगाल की आर्थिक राजधानी के तौर पे है, किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ लोग बिना खाए मर जा रहे हैं। ये जो घर बंद पड़े उद्योगों को खोलना, कारखानों को खोलना, कुछ नए नए बिजनेस यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना अभी अभी हमने जो कुछ दिन आगे ही भारतीय जनता पार्टी में थी, और उन्होंने अभी कुछ दिन आगे बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया, और टीएमसी पार्टी दिल से कर रही हैं, और इनका बोलना ये है कि आसनसोल शहर में बीजेपी को हम ख़त्म कर देना चाहते हैं, बीजेपी की यहाँ पर सीट ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, उसके लिए हम टीएमसी में रह के खट रहे हैं। जो भी हमारे सीनियर नेताओं का निर्देश होगा उसको हम मानेंगे और मान के ही काम करेंगे। तो अभी सुधा देवी जी से हमने बात किया और उन्होंने हमारे सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और घंटी बजा दें और लाइक कर लें।